धोलावीरा नाम का एक छोटा सा गांव था जो नर्मदा नदी के किनारे बसा था। इस गांव में आने जाने के लिए कश्ती ही एक वाहिद जरिया था, जिसकी वजह से गांव वालों को बेहद परेशानी हुआ करती थी। जब गर्मियों में पानी सूख जाता था तो गांव में ट्रैक्टर और बाकी गाड़ियां आया जाया करती थी, लेकिन जब नदी वापस भरती तो आना जाना मुश्किल हो जाया करता था। क्या कभी इस नदी पर पुल बन पाएगा? बनेगा, जरूर बनेगा अंजलि। हुकूमत जल्दी ही इस नदी पर पुल बनाएगी। कबीर अक्सर सभी लोगों को उम्मीद बांधता। कबीर बहुत भला इंसान था, वो लोगों की मदद करता था। वो एक किसान था। खुदा तुम्हारा हमेशा भला करे। कबीर और अंजलि गांव वालों की दुआओं से ही खुश थे। वहीं दूसरी ओर इस गांव में कुलदीप नाम का एक जमींदार भी रहता था। कुलदीप के पास गांव के ज्यादातर खेत थे। वो अपने खेत किसानों को किराए पर दिया करता था। कुलदीप के पास कई सारे ट्रैक्टर भी थे, उन्हें भी वो किराए पर चलवाया करता था। बेटा, इस दफा भी तुमने ट्रैक्टर का किराया बढ़ा दिया है। ऐसा ही चलता रहा तो हम गरीब किसान किस तरह खेती कर पाएंगे बेटा? अरे चाचा, महंगाई कितनी बढ़ गई है। अगर मैं कीमत नहीं बढ़ाऊंगा तो कैसे कमाऊंगा? लेकिन बेटा, कुछ हम गरीबों का भी तो सोचो। हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे बेटा। आप अपने अनाज को अच्छे दाम में फरोख्त कीजिए। आपका भी नुकसान नहीं होगा और मेरा भी नहीं होगा। अगर हमने अनाज का दाम बढ़ाया तो इस मुल्क के गरीब अफराद भूखे मर जाएंगे बेटा। खैर वो सब छोड़ो, ये लो तुम्हारा किराया। ठीक है बेटा? शुक्रिया चाचा। वो बूढ़ा किसान पैसे देकर चला गया और तभी कुलदीप की बीवी रानी वहां आ गई। तुम गरीब किसानों का किराया कम क्यों नहीं कर देते? अगर मैंने किराया कम कर दिया तो हम कमाएंगे कैसे? वैसे भी इन गरीब किसानों को हमेशा रोने की आदत होती है। तुम इन सब बातों पर अपना ध्यान मत दिया करो। ठीक है। रानी देखो, अब इस गांव में हमसे ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं है। गांव के आधे खेत हमारे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरा गांव हमारा होगा और हमारी नन्ही परी इस गांव की राजकुमारी होगी। खुदा हमेशा हम पर ऐसे ही अपनी रहमत बनाए रखे। हाँ बिल्कुल। एक रोज कबीर अपने गांव की परेशानी लेकर शहर के एक सरकारी दफ्तर में गया। वहां उसने अर्जी लिखी और कलेक्टर को गांव की परेशानी बताई। ठीक है कबीर, मैं आपकी परेशानी हुकूमत के सामने रख दूंगा। मुझे उम्मीद है जल्द ही आपके गांव के पुल की अर्जी मंजूर हो जाएगी। ठीक है? शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। इस बात को कुछ माह गुजर गए कि कलेक्टर और उनके कुछ अफसर गांव में आए और उन्होंने ये ऐलान किया, हुकूमत ने पुल की अर्जी मंजूर कर ली है। अब जल्द ही यहाँ पुल बनेगा। सारे गांव वाले पुल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए टेंडर भर सकते हैं। टेंडर की बात सुनकर कुलदीप के मन में पैसा बनाने का ख्याल आया। अगले ही रोज कुलदीप पैसों का बैग लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंच गया। देखिए, मुझे घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती। आपने कल जो टेंडर की बात की थी वो सिर्फ मुझे चाहिए। मैं आपको आपका हिस्सा दे दूंगा। ये रही आपकी पेशगी। कुलदीप जी, आप ठहरे इतने बड़े आदमी, मैं आपको कहाँ नाराज कर सकता हूँ। ये टेंडर आपको ही मिलेगा, आप बेफिक्र रहिए। कुलदीप ने कलेक्टर को पुल के ठेके के लिए घूस दे दी थी। एक माह बाद गांव में खबर फैल गई कि ये ठेका कुलदीप को मिला है। गांव वाले जानते थे कि कुलदीप बड़ा ही लालची इंसान है, लेकिन वो था तो इसी गांव का, इसलिए वो उससे बात करने उसके घर गए। कुलदीप बेटा, हम जानते हैं कि पुल बनाने का ठेका तुम्हें ही मिला है, इसलिए हमारी तुमसे इल्तिजा है कि तुम ईमानदारी से पुल बनाओ बेटा। पुल बनने से हम गरीब गांव वालों का बहुत भला हो जाएगा। चाचा, मैं पुल बनाऊंगा ही, आप बेफिक्र रहिए। मैं भी तो इसी गांव का हूँ। जल्द ही पुल बन जाएगा, आप बेफिक्र होकर जाइए। कुलदीप की ये बात सुनकर गांव वाले बेहद खुश थे। उन्हें यकीन था कि जल्द ही पुल बन जाएगा। 6 माह गुजर गए, अब तक पुल का काम शुरू तक नहीं हुआ था। ये देखकर गांव वाले एक मर्तबा कुलदीप के पास गए। बेटा, अब तक पुल का काम शुरू नहीं हुआ बेटा।
सरकारी काम है, वक्त तो लगेगा ही ना। बेफिक्र रहिए, पुल बनेगा, जरूर बनेगा। कुलदीप हमेशा गांव वालों को तसल्ली देकर टाल देता था। अब इस वाकये को 3 बरस गुजर चुके थे। गांव में पुल की इब्तिदा तक नहीं हुई थी। अब तो गांव वालों ने उम्मीद भी छोड़ दी थी। इसी दरमियान कुलदीप की इकलौती बेटी परी बीमार हो गई। कुलदीप बेहद परेशान था। उसने डॉक्टर को बुलाया था। आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए जल्द ही इसे शहर के अस्पताल में ले जाकर इसका ऑपरेशन करना होगा। हाँ, अभी चलते हैं। कुलदीप ने अपनी बेटी को गाड़ी में बिठाया, लेकिन जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो नदी में बाढ़ आ चुकी थी। हमें जल्द ही उस पार जाना है। अरे देखो, जल्दी से कश्ती को नदी में डाल। इस वक्त नदी का बहाव बहुत ही ज्यादा तेज है। अगर नदी में कश्ती डाली तो वो बह जाएगी और डूबने का खतरा भी है। तो अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी मौत के मुंह में है। या खुदा मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, ऐ खुदा, खुदा मेरी मदद करो। तभी कबीर वहां पहुंचा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कबीर के ट्रैक्टर में 2 बड़े पेड़ के तने थे। हमें ये पेड़ के तने पुल की तरह लगाने होंगे। गांव वालों ने पेड़ के तनों को इस ओर से उस ओर लगा दिया। कबीर बेटा, ये खतरनाक हो सकता है। फिक्र मत कीजिए चाचा जान, मुझे यकीन है मैं ये आसानी से कर सकता हूँ। आप लोग गाड़ी में बैठ जाइए। कबीर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कुलदीप, रानी और उनकी बेटी परी पीछे बैठे थे। कबीर ने आहिस्ता से लकड़ी के ऊपर गाड़ी चलाई और बड़ी एहतियात से गाड़ी चलाता रहा। सभी लोग आश्चर्य से कबीर को देख रहे थे। देखते ही देखते कबीर गाड़ी को उस पार ले गया और सीधा अस्पताल पहुंचा। कुलदीप ने अपनी बेटी परी का ऑपरेशन करवाया और फिर वो कबीर के पास गया। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी जिंदा है। मैंने कभी गांव वालों का भला नहीं सोचा, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब मैं उस पुल का काम आज ही शुरू करूँगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ही रोज में पुल बनने का काम शुरू हो गया और 2 बरस बाद धोलावीरा गांव का पुल बन गया। अब कुलदीप भी पहले जैसा लालची नहीं था। वो भी गरीब गांव वालों की मदद करता था। कबीर ने अपनी अच्छाई से बुरे कुलदीप को भी बदल दिया। गांव वालों की जिंदगी खुशहाल हो गई। धोलावीरा नाम का एक छोटा सा गांव था जो नर्मदा नदी के किनारे बसा था। इस गांव में आने जाने के लिए कश्ती ही एक वाहिद जरिया था, जिसकी वजह से गांव वालों को बेहद परेशानी हुआ करती थी। जब गर्मियों में पानी सूख जाता था तो गांव में ट्रैक्टर और बाकी गाड़ियां आया जाया करती थी, लेकिन जब नदी वापस भरती तो आना जाना मुश्किल हो जाया करता था। क्या कभी इस नदी पर पुल बन पाएगा? बनेगा, जरूर बनेगा अंजलि। हुकूमत जल्दी ही इस नदी पर पुल बनाएगी। कबीर अक्सर सभी लोगों को उम्मीद बांधता। कबीर बहुत भला इंसान था। वो लोगों की मदद करता था। वो एक किसान था। खुदा तुम्हारा हमेशा भला करे। कबीर और अंजलि गांव वालों की दुआओं से ही खुश थे। वहीं दूसरी ओर इस गांव में कुलदीप नाम का एक जमींदार भी रहता था। कुलदीप के पास गांव के ज्यादातर खेत थे। वो अपने खेत किसानों को किराए पर दिया करता था। कुलदीप के पास कई सारे ट्रैक्टर भी थे। उन्हें भी वो किराए पर चलवाया करता था। बेटा, इस दफा भी तुमने ट्रैक्टर का किराया बढ़ा दिया है। ऐसा ही चलता रहा तो हम गरीब किसान किस तरह खेती कर पाएंगे बेटा? अरे चाचा, महंगाई कितनी बढ़ गई है। अगर मैं कीमत नहीं बढ़ाऊंगा तो कैसे कमाऊंगा? लेकिन बेटा, कुछ हम गरीबों का भी तो सोचो। हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे बेटा। आप अपने अनाज को अच्छे दाम में फरोख्त कीजिए। आपका भी नुकसान नहीं होगा और मेरा भी नहीं होगा। अगर हमने अनाज का दाम बढ़ाया तो इस मुल्क के गरीब अफराद भूखे मर जाएंगे बेटा। खैर वो सब छोड़ो, ये लो तुम्हारा किराया। ठीक है बेटा? शुक्रिया चाचा। वो बूढ़ा किसान पैसे देकर चला गया और तभी कुलदीप की बीवी रानी वहां आ गई। तुम गरीब किसानों का किराया कम क्यों नहीं कर देते? अगर मैंने किराया कम कर दिया तो हम कमाएंगे कैसे?
वैसे भी इन गरीब किसानों को हमेशा रोने की आदत होती है। तुम इन सब बातों पर अपना ध्यान मत दिया करो। ठीक है। रानी देखो, अब इस गांव में हमसे ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं है। गांव के आधे खेत हमारे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरा गांव हमारा होगा और हमारी नन्ही परी इस गांव की राजकुमारी होगी। खुदा हमेशा हम पर ऐसे ही अपनी रहमत बनाए रखे। हाँ बिल्कुल। एक रोज कबीर अपने गांव की परेशानी लेकर शहर के एक सरकारी दफ्तर में गया। वहां उसने अर्जी लिखी और कलेक्टर को गांव की परेशानी बताई। ठीक है कबीर, मैं आपकी परेशानी हुकूमत के सामने रख दूंगा। मुझे उम्मीद है जल्द ही आपके गांव के पुल की अर्जी मंजूर हो जाएगी। ठीक है, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। इस बात को कुछ माह गुजर गए कि कलेक्टर और उनके कुछ अफसर गांव में आए और उन्होंने ये ऐलान किया, हुकूमत ने पुल की अर्जी मंजूर कर ली है। अब जल्द ही यहाँ पुल बनेगा। सारे गांव वाले पुल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए टेंडर भर सकते हैं। टेंडर की बात सुनकर कुलदीप के मन में पैसा बनाने का ख्याल आया। अगले ही रोज कुलदीप पैसों का बैग लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंच गया। देखिए, मुझे घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती। आपने कल जो टेंडर की बात की थी वो सिर्फ मुझे चाहिए। मैं आपको आपका हिस्सा दे दूंगा। ये रही आपकी पेशगी। कुलदीप जी, आप ठहरे इतने बड़े आदमी, मैं आपको कहाँ नाराज कर सकता हूँ। ये टेंडर आपको ही मिलेगा, आप बेफिक्र रहिए। कुलदीप ने कलेक्टर को पुल के ठेके के लिए घूस दे दी थी। एक माह बाद गांव में खबर फैल गई कि ये ठेका कुलदीप को मिला है। गांव वाले जानते थे कि कुलदीप बड़ा ही लालची इंसान है, लेकिन वो था तो इसी गांव का, इसलिए वो उससे बात करने उसके घर गए। कुलदीप बेटा, हम जानते हैं कि पुल बनाने का ठेका तुम्हें ही मिला है, इसलिए हमारी तुमसे इल्तिजा है कि तुम ईमानदारी से पुल बनाओ बेटा। पुल बनने से हम गरीब गांव वालों का बहुत भला हो जाएगा। चाचा, मैं पुल बनाऊंगा ही, आप बेफिक्र रहिए। मैं भी तो इसी गांव का हूँ। जल्द ही पुल बन जाएगा, आप बेफिक्र होकर जाइए। कुलदीप की ये बात सुनकर गांव वाले बेहद खुश थे। उन्हें यकीन था कि जल्द ही पुल बन जाएगा। 6 माह गुजर गए, अब तक पुल का काम शुरू तक नहीं हुआ था। ये देखकर गांव वाले एक मर्तबा कुलदीप के पास गए। बेटा, अब तक पुल का काम शुरू नहीं हुआ बेटा। सरकारी काम है, वक्त तो लगेगा ही ना। बेफिक्र रहिए, पुल बनेगा, जरूर बनेगा। कुलदीप हमेशा गांव वालों को तसल्ली देकर टाल देता था। अब इस वाकये को 3 बरस गुजर चुके थे। गांव में पुल की इब्तिदा तक नहीं हुई थी। अब तो गांव वालों ने उम्मीद भी छोड़ दी थी। इसी दरमियान कुलदीप की इकलौती बेटी परी बीमार हो गई। कुलदीप बेहद परेशान था। उसने डॉक्टर को बुलाया था। आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए जल्द ही इसे शहर के अस्पताल में ले जाकर इसका ऑपरेशन करना होगा। हाँ, अभी चलते हैं। कुलदीप ने अपनी बेटी को गाड़ी में बिठाया, लेकिन जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो नदी में बाढ़ आ चुकी थी। हमें जल्द ही उस पार जाना है। अरे देखो, जल्दी से कश्ती को नदी में डाल। इस वक्त नदी का बहाव बहुत ही ज्यादा तेज है। अगर नदी में कश्ती डाली तो वो बह जाएगी और डूबने का खतरा भी है। तो अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी मौत के मुंह में है। या खुदा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ऐ खुदा, खुदा मेरी मदद करो। तभी कबीर वहां पहुंचा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कबीर के ट्रैक्टर में 2 बड़े पेड़ के तने थे। हमें ये पेड़ के तने पुल की तरह लगाने होंगे। गांव वालों ने पेड़ के तनों को इस ओर से उस ओर लगा दिया। कबीर बेटा, ये खतरनाक हो सकता है। फिक्र मत कीजिए चाचा जान, मुझे यकीन है मैं ये आसानी से कर सकता हूँ। आप लोग गाड़ी में बैठ जाइए। कबीर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कुलदीप, रानी और उनकी बेटी परी पीछे बैठे थे। कबीर ने आहिस्ता से लकड़ी के ऊपर गाड़ी चलाई और बड़ी एहतियात से गाड़ी चलाता रहा। सभी लोग आश्चर्य से कबीर को देख रहे थे। देखते ही देखते कबीर गाड़ी को उस पार ले गया और सीधा अस्पताल पहुंचा। कुलदीप ने अपनी बेटी परी का ऑपरेशन करवाया और फिर वो कबीर के पास गया। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी जिंदा है। मैंने कभी गांव वालों का भला नहीं सोचा, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
अब मैं उस पुल का काम आज ही शुरू करूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ही रोज में पुल बनने का काम शुरू हो गया और 2 बरस बाद धोलावीरा गांव का पुल बन गया। अब कुलदीप भी पहले जैसा लालची नहीं था। वो भी गरीब गांव वालों की मदद करता था। कबीर ने अपनी अच्छाई से बुरे कुलदीप को भी बदल दिया। गांव वालों की जिंदगी खुशहाल हो गई।